हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरर जो होता है वो नॉर्मली जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें एरर के बारे में देखेंगे। तो नॉर्मली इस चैप्टर को ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में ही आता है यूनिट डायमेंशन, बट इसको हम लोग सारे चैप्टर के आखिरी में पढ़ाते हैं क्योंकि उस समय तक आपको सारे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हो गया रहता है, तो उसका यूनिट निकालना आसान होता है। तो ओके, तो लेट्स सी यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो सबसे पहला बात आता है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो किसको बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो जो भी हमारे फिजिक्स के नियम है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको बताने के लिए जिस भी क्वांटिटी का यूज किया जाता है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी को जो वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, वो इस दो आधार पर किया जाता है। मतलब कई से आधार हैं, बट सबसे पहले जैसे डायरेक्शन के आधार पर, यानी जिसके पास डायरेक्शन हो, तो उस आधार पे दो भाग में बांटते हैं, स्केलर बोलते हैं और वेक्टर बोलते हैं। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम। हम लोग कभी भी मास को जो बोलते हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि 2 kg और ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। मास तो 2 kg होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसको स्केलर बोल देंगे। और जो वेक्टर है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन होगा और ये और है, ये तीनों ही होने चाहिए। और वो वेक्टर का जो अलजेब्रा है उसको फॉलो करना चाहिए, उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, जैसे इधर के तरफ 3 और इधर के तरफ 4, तो इसका जो टोटल समेसन होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो √3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर, √25 यानी 5 हो जाएगा। ये नहीं कि 3 और 4 को 7 हो गया, इसको वेक्टर एडिशन नहीं बोलते हैं। वेक्टर एडिशन बोलते हैं ये वाला, 5 जब आएगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट जब 5 बनेगा उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये भी हम पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर के अंदर। तो ऐसे जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं उसमें आता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी। तो कुल मिला के हमने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे उसको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे दो भाग में बांट दिया, स्केलर और वेक्टर। स्केलर किसको बोलेंगे, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो। वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब दूसरा टाइप जो है जिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो क्या है, तो डिपेंडेंसी के आधार पे, वो दूसरे पे कैसा डिपेंडेंट है उससे। तो एक उसमें होता है फंडामेंटल, जिसको हम लोग बेस क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी, यानी जो फंडामेंटल से निकाला गया है, डिराइव किया गया है फंडामेंटल का यूज करके उसको। तो ये डिपेंडेंसी के आधार पे दो हो गया। तो ऐसे क्वांटिटी जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे और फॉर देयर कंप्लीट डिफिनीशन, मतलब इनका बिना किसी दूसरे पे डिपेंड किए कंप्लीट डिफिनीशन दिया जा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। जैसे लेंथ, अब लेंथ तो मीटर है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। मास, टाइम। और डिराइव क्वांटिटी क्या है, ये वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में दिखाया जा सकता है। जैसे स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी इसको क्या बोल देंगे, लेंथ बाय टाइम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, यानी लेंथ का क्यूब। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसी हिसाब से हम लोग, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। ऐसे ये सब डिराइव क्वांटिटी है, यानी हम लोग इस फंडामेंटल का यूज करके ये डिराइव क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस, यानी फिजिकल क्वांटिटी के पास या तो डायमेंशन होगा या वो डायमेंशनलेस होगा। ये दो टाइप हो गए।
ये भी एक टाइप है, इसमें भी हम लोग डिवाइड डायमेंशन। दूसरा टाइप हो गया डायमेंशन लेस, यानी जिनके पास कोई डायमेंशन नहीं है। वैसे फिर से इसको दूसरे टाइप से डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, कि वो कांस्टेंट हो। फिजिकल क्वांटिटी जो है अपना, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये भी डिफाइन किया जा सकता है। अब कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए उस उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन सब बता दिया, तब भी कंप्लीट डिफिनीशन नहीं मिल पाता है, तो इनको हम बोलते हैं टेंसर। इनको हम बोलते हैं टेंसर। सम फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी completely स्पेसिफाइड इवन बाय स्पेसिफाइंग देयर मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। यानी सब दे दिए तब भी कंप्लीट नहीं बता पाए, तो इसको हम टेंसर बोलते हैं। वो टेंसर का एग्जांपल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी हम लोग पढ़ते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स के अंदर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से तुमको बताने का है, क्लासिफाई द क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड वर्क अंडर द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से बेस है, कौन सा बेस और स्केलर कौन सा है? बेस एंड स्केलर, बताओ बेस एंड स्केलर इसमें से कौन सा होगा? लिखो कॉपी में, फिर देखेंगे इसको। तो इसमें से कौन सा बेस है और स्केलर है? सबसे पहले बेस, डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम। तो टाइम तो चलो हो गया बेस। एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, समझ गए? मास हो गया क्या चीज़? बेस, समझ गए? डिस्प्लेसमेंट किसी पे डिपेंड करता है क्या? तो इस हिसाब से हम लोग, फिर जल्दी जल्दी से लिखो तुम लोग, ये बेस एंड वेक्टर, यानी जो बेस भी है और वेक्टर भी है। फिर डिराइव्ड एंड स्केलर, वो लिखो, और फिर लिखो डिराइव और वेक्टर। तो ऐसे एग्जाम्पल से लिखो। अब लिख लिए तो चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो बेस कौन कौन सा था? मास और टाइम बेस था, और दोनों के पास ही कोई दिशा नहीं होता, तो ये हो गया बेस एंड स्केलर। फिर बेस और वेक्टर बताना है, तो बेस तो इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट किसी और पर डिपेंड नहीं करता, ये केवल लेंथ है, तो इसके पास दिशा भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बेस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद पास दिशा भी होता है, इसीलिए ये। डिराइव और स्केलर, अब देखो इसमें से बाकी जो बच गए, डिराइव कौन कौन सा था? वर्क था, प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स। इसमें से स्केलर कौन कौन सा? तो देखो इधर की तरफ से देखते हैं, तो स्पीड है स्केलर, प्रेशर होता है स्केलर, और वर्क, ये तीन होते हैं स्केलर। तो पहला तो हमने डिराइव देखा, उसमें से देखा स्केलर कौन है, और डिराइव भी होने चाहिए, वेक्टर भी। तो इधर से देखना शुरू करो, तो सबसे पहले फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये क्या है? ये फर्स्ट तो डिराइव क्वांटिटी है, यानी इसको डिराइव किया गया दूसरे से, और इसके पास डायरेक्शन भी है। अब हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी हमारा ये, हम लोग किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए, ठीक है, हम लोग एक स्टैंडर्ड को रिफरेंस मान के बताते हैं, ठीक है? जैसे मान लो इस लंबाई को मेजर करना है। अब मान लो ये लंबाई तुम्हारे घर से, ए के घर से बी के दूरी का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नापने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो कुछ भी मीटर। तो अब बोलते हैं, मान लो ये 1 मीटर हमने डिफाइन कर दिया स्टैंडर्ड, तो अब इसके कितने बार आने से ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी नाप लेंगे, यानी इसका मल्टीपल। पहले हमने क्या लिया, हमने रिफरेंस स्टैंडर्ड डिफाइन किया, और उसके हिसाब से देखा कि कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको कि ये दूरी हम लोग नाप पाएंगे, ठीक है? तो देखो
तो जो हमारा चूजन रेफरेंस स्टैंडर्ड था, जो हमने चूज किया था, जिसके मल्टीप्लाई करके हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर देते हैं, इसी को उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोला जाता है। जैसे मान लो इतना इतना मास है, हमने 1 kg को अपना रेफरेंस मान लिया, तो 1 kg मान लो इसका 10 गुना है तो 10 kg हो जाएगा। तो मास के लिए हमारा यूनिट क्या हो गया? kg। तो अब देखो कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसको गॉसियन सिस्टम बोला जाता है। MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम, ये जिसको SI यूनिट बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, पूरे इंटरनेशनली यही यूज होता है। तो फुट पाउंड सेकंड जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि देखो, लेंथ, मास और टाइम, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी हमने लिया, और उसका जो यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट हो जाएगा फुट, मास का यूनिट हो जाएगा पाउंड, जिसको LB से लिखते हैं, इसको FT से लिखते हैं, और टाइम का यूनिट हो जाएगा सेकंड। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में फुट पाउंड सेकंड से इसको लिखते हैं। CGS या गॉसियन सिस्टम में क्या होता है? तो इस सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी अपना लेंथ, मास और टाइम है, उसका नाम से CGS है, तो लेंथ का हो जाएगा सेंटीमीटर, मास का हो जाएगा ग्राम, और टाइम का हो जाएगा सेकंड। MKS में वही हो जाएगा, लेंथ, मास, टाइम। तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, मास का हो जाएगा kg, इसका हो जाएगा सेकंड। इंटरनेशनल में क्या होता है? देखो, ये हम जो हमारे पास MKS सिस्टम था, उसी को मॉडिफाई करके हमने SI सिस्टम बनाया है। इसका दूसरा नाम हम इसीलिए बोल देते हैं रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम, क्योंकि हमने इसको MKS को ही मॉडिफाई करके बनाया है। तो हमारे MKS जो सिस्टम थे उसमें 3 बेस यूनिट थे। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम। और इसमें क्या किया, 4 और फंडामेंटल, यानी ये 3 तो थे ही, लेंथ, मास, टाइम, 4 और क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल थे नेचर में, उसको ऐड कर दिया, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हैं? MKS में 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, लेंथ, मास, टाइम। उससे जब SI बनाया तो क्या किया, 4 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट को इंक्लूड कर दिया इसमें, इसीलिए इसको रेशनलाइज्ड बोलते हैं। ओके, अब देखो, तो 4 और 3 7 हो गया। ये क्या क्या? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो कितने बेस क्वांटिटी हो गए? 7। कितने बेस क्वांटिटी हो गए? 7। तो लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर, और सिंबल होता है छोटा m। मास का होता है kg, वो भी लिखते हैं छोटा से। तो ये ध्यान रखो, कुछ लोग इसको गलत गलत लिख देते हैं, kg ऐसे भी लिख देते हैं, ये गलत है, ये ऐसे लिखो स्मॉल kg। टाइम का सेकंड, स्मॉल s। टेम्परेचर का केल्विन, इसको K से दिखाते हैं, कैपिटल। करंट को एम्पियर, यानी कैपिटल A से। जो भी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है उसका नाम कैपिटल में लिखा जाता है, A। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन, N कैपिटल। समझे क्या? लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, उसको CD से दिखाते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, जिसको MOL से दिखाते हैं। तो जब हम लोग इस बेस यूनिट को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, तो जब भी हम लोग इस बेस यूनिट को डिफाइन करते हैं, या जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, तो स्टैंडर्ड के अंदर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो सही से डिफाइंड होना चाहिए, वेरी वेल डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं कि कोई उसका मतलब कुछ और समझ रहा है, कोई उसका मतलब कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो हर जगह पे सेम होना चाहिए, यानी इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने बोला एक हाथ, अब किसी का हाथ इतना बड़ा है, किसी का इतना बड़ा है, अब वो नापते फिरो एक हाथ कितना हुआ।
तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी जाए, अमेरिका में जाए, इंडिया में आए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसलिए इनवेरिएबिलिटी। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, यानी वो हमको आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। अब किसी ने मास का यूनिट डिफाइन कर दिया हीरा के टर्म्स में कि इतना हीरा, अरे भाई अब वो हीरा तुमको मिलेगा क्या? तुम्हारा केजी, हर जगह पे केजी किलोग्राम का तुम वो लेके घूमोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब होता है कि हर बार अगर हम 1 kg बोलते हैं तो उतना ही आना चाहिए, ये नहीं कि एक बार में इतना आया दूसरी बार में कितना भी हो, हम सेम चीज़ को रिपीट कर सकें, उसको हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। और कन्वीनियंस इन यूज, यानी हमको यूज करने में उसको सहूलियत होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये 5 जो पैरामीटर है ये हमारे स्टैंडर्ड जो भी हम डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए, जो भी स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे उसके अंदर ये 5 गुण होने चाहिए। वेल डिफाइंड, इनवेरिएबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और कन्वीनियंस इन यूज़। देखो अब यूनिट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जैसे मास, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी, मीटर क्यूब, ऐसे करके यूनिट होते हैं। तो यूनिट भी कैसे डिफाइन किए जाते हैं, तो फंडामेंटल या बेस यूनिट। तो एसआई सिस्टम में हमारे पास कितने बेस यूनिट हैं, 7 बेस यूनिट है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो ये वो क्वांटिटी है जिसको हम लोग बेस यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे यूनिट ऑफ स्पीड ले लो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो डिराइव यूनिट था उसको बेस यूनिट के सहायता से निकाल लिया, डिराइव कर लिया। अब देखो बहुत सारे ऐसे डिराइव यूनिट हैं जिनको महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट के सम्मान में रखा गया है। जैसे फोर्स का जो यूनिट होता है उसको न्यूटन बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट को हर्ट्ज बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो भी साइंटिस्ट के नाम पे है उसका अगर तुम न्यूटन एन लिख रहे हो तो कैपिटल लिखना, और अगर पूरा लिख रहे हो कि 5 न्यूटन फोर्स तो फिर एन छोटा आएगा, समझ गए। ऐसे ही हर्ट में भी देखो HZ, और अगर वो हर्ट लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब ये तो हो गया डिराइव यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमने बोला कि एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, एक तो है रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। तो रेडियन किसका यूनिट है, प्लेन एंगल का, एक ही प्लेन में कागज पे जो एंगल बना सके 2 डायमेंशन प्लेन में, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। स्टेरेडियन किसको बोलते हैं, सॉलिड एंगल को, 3D में जो बनता है उसको। तो रेडियन क्या है, देखो रेडियन को हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं कि जो 1 रेडियन है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारे एंगल क्या होता है, आर्क लेंथ, थीटा इजकल टू L/R होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो ये रेडियन में निकालने के लिए अगर थीटा का मान हम 1 रख देंगे तो आर्क लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस के बराबर। तो रेडियन को ऐसा डिफाइन किया है कि ये वो एंगल है, सर्किल के सेंटर पे बना वो एंगल है जिसके लिए जो आर्क का लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए। यानी मान लो ये सर्किल है, इसको आर्क बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का चाप, और उसका ये एंगल जब ये आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो ये हो जाएगा 1 रेडियन। और स्टेरेडियन क्या है, तो ये स्फीयर में बनेगा। देखो सर्किल तो 2D में आता है ना, और स्फीयर 3D में आता है, गेंद की तरह से, फुटबॉल की तरह से। तो स्टेरेडियन क्या होता है, ये सॉलिड एंगल होता है, किस पे बनता है, सेंटर ऑफ स्फीयर पे, गोला के सेंटर पे बनेगा। So 1 steradian is the solid angle subtended at the center of a sphere by that surface of the sphere which is in
इक्वल इन एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। रेडियस का जो मान लो स्फीयर का रेडियस r था, तो r स्क्वायर के बराबर जो एरिया वाला सरफेस है वो जो एंगल बनाएगा सॉलिड एंगल, उसके स्टेरेडियन बोलते हैं। अब देखो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर यूनिट्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट किसको बोलते हैं? देखो क्या हो गया, एसआई यूनिट का जो साइज होता है ना वो फिक्स रहता है। तो हम लोग फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी दोनों के लिए ही कुछ ऐसे यूनिट डिफाइन किए हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। वो एसआई नहीं है बट प्रैक्टिकल यूनिट इसको बोलते हैं। क्यों? मान लो कि यहाँ से सन से अर्थ का दूरी नापना हो, या बहुत दूर के स्टार से अर्थ का दूरी नापना हो। अब ये दूरी तो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए तुम अगर मीटर में नापते फिरोगे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, लाइट ईयर डिफाइन कर दिया। लाइट ईयर क्या होगा, देखो लाइट ईयर इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। समझ गए? वैसे ही तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके लिए हमने जो लंबी दूरी का डिस्टेंस था, तारों के बीच की दूरी, उसको लाइट ईयर में नापते हैं। वैसे तो इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोल देंगे। जैसे हॉर्स पावर एक यूनिट हमने डिफाइन किया हुआ है, किसके लिए? पावर के यूनिट के लिए। जैसे पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। 746 वाट को हमने बोल दिया 1 HP, 1 हॉर्स पावर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉर्स पावर क्या है? हमारा प्रैक्टिकल यूनिट है, इसको हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं। इसीलिए देखो जो प्रैक्टिकल यूनिट है ये मे और मे नॉट बिलोंग टू ए पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट। जरूरी नहीं है कि हॉर्स पावर किसी एक सिस्टम से बिलोंग करे। इसको तो हम किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे एक यूनिट होता है माइल, दूरी को माइल्स में नापते हैं। जब यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, अमेरिका इंग्लैंड में, तो वहाँ पे माइल्स में बताते कि कितना। तो 1.6 किलोमीटर को हम लोग 1 माइल बोल देते हैं। मीटर में बदलना रहा तो इसी को 10⁻³ मीटर बोल देगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको फिर एक बार 100 से गुना कर देगा। समझ रहे हो? तो कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया? तो माइल भी क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखो इम्प्रॉपर यूनिट क्या होता है। तो दीज आर द यूनिट विच आर नॉट ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच दे आर यूज। जैसे वेट के लिए केजी वेट का यूज करना, ये इम्प्रॉपर यूनिट है। केजी किसको दिखाता है? मास को, बट इट इज़ यूज टू मेजर द वेट। अब देखो तुमको पता होगा कि वेट जो होता है वो होता है मास इनटू mg। अब हम लोग वजन, वेट को हम लोग बोल देते हैं इतना किलो है, तो गलत बात है। किलो तो मास का यूनिट है, वेट तो फोर्स निकल गया। जैसे मास को तुमने एक्सेलरेशन से गुना कर दिया, जी क्या है? एक्सेलरेशन, तो फोर्स आ गया। तो ये इम्प्रॉपर यूनिट होता है, तब भी लोग पता नहीं क्यों यूज करते रहते। कोई बात नहीं। तो देखो अब हम यूनिट देखेंगे सब फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग सिस्टम में। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी देख लो, फिर डिराइव देख लो। फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होगा? लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वर्क और एनर्जी, पावर। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? एमकेएस सिस्टम जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, सीजीएस भी फ्रांस में, और फुट पाउंड सिस्टम जो है वो ब्रिटेन में। तो लेंथ का जो यूनिट होगा सीजीएस में सेंटीमीटर, मास का ग्राम सेकंड, मीटर केजी सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। फोर्स का सीजीएस में डाइन, एमकेएस में न्यूटन, फुट पाउंड सेकंड में पाउंडल। वर्क का सीजीएस में अर्ग, एमकेएस में जूल, फुट पाउंडल। पावर का अर्ग पर सेकंड, वाट, और फुट पाउंड पाउंडल सेकंड। तो अलग अलग सिस्टम में उसका यूनिट है।
अब हम लोग देखेंगे कन्वर्जन फैक्टर्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे सेट ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। जैसे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है? 100 से। तो 100 क्या हो गया? कन्वर्जन फैक्टर। तो वही देखते हैं हम लोग। इसके बाद कोई भी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसके मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग 2 चीज़ का यूज करते हैं। एक तो न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, जैसे 5 kg, तो 5 है न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके बाद kg क्या है? उसका यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से दिखाते हैं, समझ रहे हो? तो जब भी हम लोग वन सेट ऑफ यूनिट को अदर सेट में कन्वर्ट करते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी समान रहना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड जो है ये एक जैसा रहना चाहिए। तो n1u1 बराबर n2u2, यानी न्यूमेरिक वैल्यू गुने यूनिट 1 इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू गुने यूनिट 2, यानी n इंटू यू को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, यानी न्यूमेरिक वैल्यू जो है तुम्हारे यूनिट के उल्टा डिपेंड करता है। तो अगर तुम यूनिट बड़ा लोगे तो वैल्यू छोटा आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। वही कह रहा है। जैसे देखो न्यूमेरिक वैल्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी का वो यूनिट के उल्टा प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ? मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुम पहले सेंटीमीटर में नाप दिए, तो सेंटीमीटर तो छोटा है, तो ये मान लो 100 सेंटीमीटर है, तुमको 100 सेंटीमीटर मिला। अब तुम मीटर में नापोगे, मीटर तो बड़ा यूनिट है, तुमको कितना ही मिलेगा? 1 ही मीटर मिलेगा। यानी यूनिट बड़ा लोगे तो ये न्यूमेरिक वैल्यू कम आएगा ऐसे। तो 1 मीटर एसआई में, 100 सेंटीमीटर सीजीएस में, 3.2 फीट फुट पाउंड सेकेंड में, और इंच में 39.4। तो इस हिसाब से तुम बता सकते हो कि कौन सा यूनिट बड़ा है, कौन सा यूनिट छोटा है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन बनाओ। वीडियो को पॉज करके हमेशा से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसको फुट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फुट पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सिंपल बात है, मीटर को फुट में कन्वर्ट कर सकते हो तुम। 1 मीटर जो होता है कितना फुट होता है? ऊपर ही लिखा 3.28 फुट। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर को लिख दो 3.28 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 9.8 इंटू 3.28 से 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आगे हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।